बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम समाजीकरण का अध्ययन कर रहे थे। आज हम समाजीकरण के स्तर एवं प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब स्तर व प्रक्रिया का मतलब ये है कि कौन सी उम्र में व्यक्ति कौन सी बातों को सीखता है। सीखने की जो प्रक्रिया है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है और वो प्रमुख भाग है 7। हमने समाजीकरण की विशेषताओं में यह पढ़ा कि समाजीकरण एक आजन्म प्रक्रिया है। इसका मतलब ये था कि बच्चे ने जब जन्म लिया तब से लेकर व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब तक कुछ न कुछ समाज की बातों को सीखता रहता है। अतः समाजीकरण की प्रक्रिया आजन्म प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हमने अलग अलग भागों में बांटा है, वो देखिए आप क्या है। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। मानव शरीर की रचना अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। क्यों मानव सर्वोत्तम है? क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जाने वाले हाथ हैं, सीधे खड़े होने की क्षमता है, और सबसे बड़ी बात है वह सभ्यता व संस्कृति का विकास कर सकता है क्योंकि उसके पास भाषा है और अन्य किसी प्राणी के पास इस प्रकार की सुविधा नहीं है। और इन सभी विशेषताओं के कारण उसमें सीखने के गुण पाए जाते हैं और सामाजिक सीख के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। सीखने का कार्य केवल समाज में ही संभव है। इसलिए पार्सन्स कहते हैं कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। बच्चे का मस्तिष्क इतना कोमल होता है कि उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, कोई भी बात सिखाई जा सकती है। विभिन्न समयों में बच्चा विभिन्न प्रकार की बातें सीखता है और वह कार्य परिवार करते हैं, पड़ोस करते हैं, मित्र मंडली करते हैं, स्कूल व दैत्तिक संस्थाएं द्वारा किया जाता है। बच्चे द्वारा सीखने की अवस्था को प्याजे ने 6 भागों में बांटा। वो कहते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया को प्याजे ने 6 भागों में बांटा। प्याजे लिखते हैं कि पहली अवस्था है, जो प्रथम अवस्था है, उसमें क्या करता है बच्चा? स्तनपान करते समय बच्चा माता के वक्ष स्तनों से सनसनी महसूस करता है। दूसरी अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को एक कोण से देखता है और जब वह वस्तु आंखों से ओझल हो जाती है तो वह उसे ढूंढता नहीं है। तीसरी अवस्था में शिशु अवस्था, जो देखता है और वह उसकी पहुंच में उसे वह पकड़ने की कोशिश भी करता है। चौथी अवस्था में जो 9 से 10 माह तक के बच्चे की होती है, बच्चा छिपी हुई चीजों को ढूंढने का प्रयास करता है। और 5वीं अवस्था में जो 12 से 18 माह के बीच मानी गई, वह स्थान परिवर्तन के क्रम को जान लगता है कि कौन स्थान पे वस्तु छुपाई गई है। और छठी अवस्था में जो कि 15 से 19 माह के बीच मानी गई, वह पदार्थ का चित्रण कर लेता है। जब कोई वस्तु उसके सामने से हट जाती है, जैसे कोई खिलौना उसके सामने रखा गया और वह खिलौना उसके वहां से हटा लेते हैं, तो उसके दिमाग में वो बात घूमती है कि इस प्रकार की कोई वस्तु थी जिसके साथ मैं खेलता हूँ। इस प्रकार प्याजे ने समाजीकरण की अवस्था को प्रक्रिया को 6 भागों में बांटा। मूल बात यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के जो क्रम है उनको हम 7 कर भागों में बांटते हैं। पहली अवस्था है मौखिक अवस्था। देखिए, गर्भ में भ्रूण गर्म और आरामपूर्वक रहता है। जन्म के समय शिशु प्रथम संकट का सामना करता है। उसे सांस लेनी होती है, उसके पेट भरने के लिए उसे काफी श्रम करना पड़ता है। उसे सर्दी, गिले, पुरानी असुविधाओं से पीड़ा होती है, अतः वह रोता चिल्लाता है। समाजीकरण का वह प्रथम चरण है जिसमें बच्चा मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। बच्चा अपने भोजन के समय के बारे में निश्चित अपेक्षाएं बनाने लगता है और वह अपनी देखभाल के लिए संकेत देना लग सकता है। शिशु अपना सुख दुख मुख के माध्यम से और मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए उसे मौखिक अवस्था कहा जाता है। देखिए क्या है मौखिक अवस्था में, जब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे भूख का आभास होता है। जब उसका पेट भर जाता है, उसकी माता उसे स्तनपान कराती है। जब पेट भर जाता है तो वो खेलने लग जाता है, हंसने लगता है। अर्थात वह अपने दैनिक जीवन की गतिविधियां मुख के द्वारा व्यक्त करता है, इसलिए इसको मौखिक अवस्था कहा गया है। जो दूसरी अवस्था है वह है सोच अवस्था। सोच अवस्था, शौच रहने की प्रक्रिया को सोच अवस्था कहते हैं। देखिए, समाजीकरण द्वारा दूसरा स्तर है विभिन्न प्रकार के परिवारों समाजों में भिन्न भिन्न आयु में। जैसे सोच अवस्था को अमेरिका में 3 वर्ष तक माना गया है, पहले वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक।
पहली अवस्था तो मौखिक अवस्था, जिसमें बच्चा जन्म से लेकर 1 वर्ष तक क्या करता है, अपने जितनी भी गतिविधियां उनको मुख के द्वारा प्रकट करता है, रोता चिल्लाता है, हंसता है, खेलता है। जब 1 साल का हो जाता है, उसके बाद 1 साल से लेकर 3 वर्ष तक अमेरिका में और भारत में 4 वर्ष तक, भारत वाले लेट सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, इसलिए इसकी उम्र 1 वर्ष ज़्यादा मानी गई है। शौच रहने की प्रक्रिया है वो भारत में 4 वर्ष मानी गई है। तो 1 से लेकर 4 वर्ष तक क्या सीखता है बच्चा? ये सीखता है कि उसको किस प्रकार से शौच रहना है, कहाँ शौच जाना है, किस प्रकार से उसे हाथ धोने हैं, उनको उसको ट्रेनिंग दी जाती है, किसके द्वारा? माता के द्वारा। अतः सोच अवस्था में बच्चा, और अमेरिका में इसको 3 वर्ष, अमेरिका वाले जल्दी सीखते हैं, ऐसा बताते हैं कि अमेरिका वाले जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए इस स्वस्थ रहने की प्रक्रिया, हाथ साफ करना, कपड़े मैले न करना आदि की उसे शिक्षा दी जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ और अपनी माँ की भूमिका को आंतरिकृत करता है, वह माँ से प्यार पाता है, उसे प्यार करता भी है। सही व्यवहार करने पर ही उसे माँ प्यार करती है, और जब वह गलत व्यवहार करता है तो उसको माँ क्या कहती है? दंड देती है। सभी समाजों में बच्चों को गलत व सही में भेद करना सिखाया जाता है। सही व्यवहार के लिए इस पुरस्कृत और गलत के लिए उसे दंडित किया जाता है। इस अवस्था में माँ की भी दोहरी भूमिका होती है। एक तरफ वह बच्चे को शीघ्र प्रशिक्षण देना चाहती है, ट्रेंड करना चाहती है, दूसरी तरफ वह परिवार के सभी कार्यों में भाग लेती है। इस अवस्था में माँ बच्चे के लिए एक साधक नेता, इंस्ट्रूमेंटल लीडर होती है, क्योंकि बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अभी भी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तीसरी अवस्था इडिपल या तादात्मीकरण अवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। इडिपल और तादात्मीकरण अवस्था देखिए किसे कहते हैं? एक ऐसी अवस्था आती है प्रत्येक बच्चे में 3 या 4 साल के बाद में, जो 4 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा लड़के और लड़की यौनिक भेद व शारीरिक भिन्नताओं को देख भले ही ले, परंतु उनके यौन संबंधी प्रकारों को उसे ज्ञान नहीं होता। उसके लिए न तो ही माँ की स्त्री होती है और न ही पिता ही पुरुष, किंतु धीरे धीरे उसमें यौन भावना अव्यक्त रूप से विकसित होने लगती है। बालक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लिंग के अनुसार अपने को डाले। लड़कों को उस व्यवहार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और लड़कों के लिए उचित, और लड़कियों के लिए लड़कियों को लड़कियों की तरह व्यवहार करने को प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए होता क्या है इसमें, जब जो लड़का होता है उसको उस प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं, जैसे निकर है, टी शर्ट है, उसको उसी प्रकार की खिलौने दिए जाते हैं, बैट है, बॉल है। लड़की होती है उसको फिरोक वगैरह आदि पहनाए जाते हैं, गुड्डे गुड्डियाँ दी जाती हैं खेलने के लिए। यानी कि लिंग के आधार पर उसको व्यवहार करने का सिखाया जाता है कि आपको कैसा व्यवहार करना है, आपको कैसा व्यवहार करना है। जब बच्चे में यौन भावनाएं विकसित होने लग जाती हैं तो वो क्या होता है, उसमें एक अट्रैक्शन पैदा होता है। अट्रैक्शन पैदा होता है तो अट्रैक्शन में क्या होता है, देखिए बालक क्या होता है, अपनी माँ की ओर आकर्षित होता है, और लड़की होती है वो अपने बालिका होती है वो अपने पिता की ओर आकर्षित होती है। जो ये क्रॉस रिएक्शन है, अट्रैक्शन का जो रिएक्शन है, ये इसी अवस्था में पाया जाता है। देखिए इसको क्या कहते हैं, बालक का माँ के प्रति स्नेह ओडिपल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, तथा लड़की का अपने पिता की ओर अट्रैक्शन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओडिपल कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? लड़के का अपनी माँ की ओर आकर्षित होना, वह चाहता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार करे, अन्य किसी सदस्य से नहीं। और लड़की ये चाहती है कि पिता मुझसे प्यार करे, किसी अन्य सदस्य से नहीं। जो इस प्रकार का जो क्रॉस अट्रैक्शन है, ये ओडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अगली अवस्था है किशोरावस्था। यह अवस्था 12-13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं। जब शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो बच्चे पर क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं, उस पर कंट्रोल चाहते हैं, और बच्चा क्या चाहता है, वह फ्रीडम चाहता है। कौन मेरा मित्र है, किस में विश्वास करूं, वह फ्रीडम चाहता है, वो घूमना फिरना चाहता है। तो ये जो अवस्था है 12-13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की, ये किशोरावस्था कहलाती है। उसके बाद की अवस्था है वह है युवा अवस्था। इसमें व्यक्ति को अनेक नए पद प्राप्त होते हैं,
और उनसे संबंधित भूमिकाओं को उसे निभाना होता है। उसे एक पति, पिता, दामाद, अधिकारी आदि की प्रतिष्ठा प्राप्त होती हैं और उन्हीं के अनुरूप वह भूमिकाएं भी निभाता है। इस अवस्था में वह परिवार तथा बाह्य जगत से कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाता है। कभी कभी उसे भूमिका संघर्ष की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। अगली जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था, युवावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था। जो प्रौढ़ावस्था है वह 45 वर्ष के बाद मानी जाती है, क्योंकि किशोरावस्था 16 वर्ष तक मानी गई। 16 से लेकर 45 वर्ष तक का जो समय होता है उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं, नहीं युवावस्था कहते हैं। और 45 वर्ष के बाद में 60 वर्ष तक का जो समय होता है उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को अनेक प्रकार के सामाजिक दायित्वों को निभाना पड़ता है। अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा देनी पड़ती है। माँ बाप की सेवा आदि का भार पड़ जाता है, बच्चों की पढ़ाई का भार पड़ जाता है, बच्चों की शादी विवाह आदि करने पड़ते हैं। तो ये प्रौढ़ावस्था में ये व्यक्ति क्या क्या सीखता है, समाज की इन बातों को सीखता है। और जो अंतिम अवस्था है वह है वृद्धावस्था। देखिए, वृद्धावस्था में व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन होते हैं। ये 60 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मानी गई है। अब ये दादा बन जाता है, परदादा, ससुर, नाना आदि के रूप में नए पद ग्रहण करता है और उसी के अनुसार भूमिकाओं को निभाता है। यदि वह नौकरी कर रहा है तो सेवानिवृत्त हो जाता है। अब वह आर्थिक रूप से कमाने योग्य नहीं रहता है, अतः उसे प्रायश्चित तो होना पड़ता है, दूसरे प्रायश्चित होना पड़ता है। अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। नई परिस्थितियों से अनुकूल न कर पाने की अवस्था में उसे कई तनावों का सहन करना पड़ता है। पुत्र पौत्र स्वयं के विचारों से पीढ़ीगत भेद के कारण कई बार उसे लगता है कि उसके अनुभवों की अवहेलना की जा रही है और तब वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलता है और कुछ न कुछ सदैव सीखता ही रहता है। इस प्रकार हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया में हमने 7 बातों को सीखा, 7 क्रमों को पढ़ा हमने। मौखिक अवस्था, सोच अवस्था, ओडिपल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। धन्यवाद।